धम सिंह नगर से बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं, यहां के बाजपुर के सुल्तानपुर कस्बे में एक शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन ने लीगल डॉक्यूमेंट ना दिखा पाने पर मदीना मस्जिद का काम रुकवा दिया। इसी कस्बे में नूरी मस्जिद भी है। जांच में नूरी मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। कमेटी की ओर से प्रशासन को जो डॉक्यूमेंट दिखाए गए वो पंजीकृत दान नामा और अप्रमाणित खतौनी थी। प्रशासन ने मस्जिद में चल रहे धार्मिक शिक्षण कार्य को बंद करा दिया। साथ ही मस्जिद में लाउडस्पीकर का प्रयोग न करने की कड़ी चेतावनी भी दी है। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद पर नैनीताल हाईकोर्ट में 9 दिसंबर यानी अगले सोमवार को सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्षकारों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। हेट स्पीच भी दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हेट स्पीच को लेकर हैं। हालांकि कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार से पूछा है, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक टाल दी है। अल्पसंख्यक सेवा समिति द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में मस्जिद गिराने की धमकी और हेट स्पीच के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस मस्जिद के वैध दस्तावेज हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा सितंबर से लगातार मस्जिद गिरने की धमकी दी जा रही है। ऑनरेबल कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का ऑर्डर ऑलरेडी किया हुआ है। आज हियरिंग में हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये बताया कि 1 तारीख को महापंचायत की गई थी और उसमें हेट स्पीच भी काफ़ी की गई, और जिसके लिए वी आर टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन। तो ऑनरेबल कोर्ट ने केस को सुनवाई के लिए नेक्स्ट मंडे दोबारा फिक्स किया है। अल्मोड़ा से बड़ी खबर। यहां पर जिला प्रशासन और खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कटारमल इलाके में करीब 1 करोड़ के ज्यादा से अवैध खनन को पकड़ा है। एसडीएम और खनन विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कटारमल इलाके में अवैध तरीके से खनन हो रहा है और अधिकारियों की मिलीभगत से पत्थरों की तस्करी भी हो रही है, जिसके बाद अल्मोड़ा के एसडीएम ने आज छापेमारी की और पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है। भारी मात्रा में अवैध खनन सामग्री बरामद हुई और इसकी कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। प्रशासन ने 2 जेसीबी समेत अन्य सामान भी जब्त कर लिए हैं। प्रतिबंधित मायने हैं, 2 मायने हैं वहाँ पे, तो उनके द्वारा वहाँ पे जेसीबी लगा के अवैध रूप से खनन किया जा रहा था। तो मौके पे मैंने खान अधिकारी और खनन विभाग के कर्मचारियों को बुलाया, तो उसमें अभी उनके द्वारा चालानी कार्रवाई करी जा रही है। जेसीबी भी जब्त करी गई है। 2 खान थी जहाँ पे अवैध कार्य हो रहा था और दोनों खानों में अवैध रूप से जेसीबी लग के पत्थर का खनन किया जा रहा था। और राज्य में जल्दी निकाय चुनाव होने वाले हैं। देरी है महज ओबीसी आरक्षण तय किए जाने को लेकर, जिसमें से नगर निगम मेयर जैसे पदों पर दावेदारों की सांसें अटकी हुई हैं। सरकार अगर ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए बनाए गए आयोग की सिफारिश मानती है, जिसकी संभावना भी है, तो कैसी होगी नगर निगम समेत निकायों की तस्वीर? देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तराखंड में 11 नगर निगम, 45 नगर पालिकाएं और 46 नगर पंचायत हैं। एकल सदस्यीय आयोग ने जनसंख्या के आधार पर सभी में ओबीसी आरक्षण तय किया है। बात अगर सिर्फ नगर निगमों की करें तो आयोग ने ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1 सीट रिजर्व की है। इसके अलावा 33% आरक्षण के हिसाब से 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, जबकि अभी तक एससी ओबीसी के लिए 1-1 सीट और महिलाओं के लिए 3 सीट रिजर्व थी। रिपोर्ट के मुताबिक काशीपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा 38% ओबीसी पॉपुलेशन है। दूसरे नंबर पर रुड़की नगर निगम है, जहां 36% ओबीसी हैं। तीसरे नंबर पर हरिद्वार नगर निगम है, जहां करीब 21% ओबीसी आबादी है। ठीक इसी तरह से श्रीनगर नगर निगम में सबसे ज्यादा 17% एससी पॉपुलेशन है। दूसरे नंबर पर 16% रुद्रपुर में और तीसरे नंबर पर रुड़की नगर निगम है, जहां 15% एससी पॉपुलेशन है। कि हमारे यहाँ महिलाओं का आरक्षण है पंचायतों में और प्योर यूबल बीज में भी, अर्बन लोकल बॉडीज में वो 50% है, लेकिन वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। एक प्रकार से उसे कह सकते हैं आप रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एससी की कहीं 10 सीटें आरक्षित है टोटल, तो उसमें से 5 सीटें फिर एससी महिला को होगी।
अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से नगर निगम में मेयर पद आरक्षित हो सकते हैं। वर्तमान में रुद्रपुर नगर निगम SC, काशीपुर नगर निगम OBC, हरिद्वार, कोटद्वार और ऋषिकेश नगर निगम में मेयर सीट महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित थी, लेकिन अब ये रोटेशन घूम सकता है। नए समीकरणों के तहत अब सबसे ज्यादा SC पॉपुलेशन वाली श्रीनगर नगर निगम या फिर अल्मोड़ा, दोनों में से कोई एक सीट SC के लिए आरक्षित हो सकती है। काशीपुर के बजाय अब दूसरे और तीसरे नंबर की OBC पॉपुलेशन वाले रुड़की और हरिद्वार सीट OBC के लिए आरक्षित हो सकती है। हल्द्वानी नगर निगम सीट महिला आरक्षित हो सकती है। देहरादून, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, कोटद्वार, पिथौरागढ़ और काशीपुर नगर निगम में महिला या फिर सामान्य सीट हो सकती है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 और OBC के लिए 2 सीटें आएंगी जो मानक आ रहे हैं, और उसी रेशियो में हम देखते हैं तो 3 सीटें इसमें महिलाओं के लिए आएंगी। तो 6 सीट का आरक्षण तो 11 में अभी के जो मोटा मोटा हम लोगों ने जानकारी ली है, जो कागज देखे हैं, उसमें लगता है कि 6 सीट शायद आरक्षित होंगी, 7 भी हो सकती हैं। जहां तक आरक्षण का सवाल है, आरक्षण अब ये रोटेट करेंगे। इसी तरह 45 नगर पालिकाओं में भी अध्यक्ष पद की 6 सीटें SC, 1 सीट ST और 13 सीटें OBC के लिए आरक्षित होने जा रही है। कुल मिलाकर अब सबकी नजरें इसी आरक्षण पर है, जिस पर बने सस्पेंस से सरकार किसी भी वक्त पर्दा उठा सकती है। इसी के साथ नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक कई दावेदारों का भविष्य भी तय हो जाएगा। देहरादून से सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र में आज नई सरकार का गठन हो गया है। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सीएम धामी ने महाराष्ट्र के नए सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को बधाई दी है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में महायुति सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम धामी और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई। सीएम धामी ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। और इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब मुंबई पहुंचे तो एयरपोर्ट पर सीएम धामी का जोरदार स्वागत हुआ है। प्रवासी उत्तराखंडियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। सीएम धामी ने भव्य स्वागत के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। देहरादून पुलिस लाइन में बुधवार कांग्रेस नेता पत्रकारों से भिड़ गए थे और हाथापाई की नौबत आ गई थी। वहीं इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने खेद जताया है और करण माहरा ने कहा कि पूरी घटना पुलिस की गलती की वजह से हुई। हमें नहीं पता था वहां पहले से कोई कार्यक्रम चल रहा है और जब पुलिस हमें वहां लेकर गई थी तो पत्रकारों को लगा हम उनका विरोध करने आए हैं और इसी गलतफहमी में पूरी घटना हो गई। वहीं पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का इस्तीफा मांगा है। जिसके लिए मैं पूरा दोष पुलिस प्रशासन को देता हूं। हमेशा की तरह पुलिस गिरफ्तार करके मेरे को और मेरे साथियों को पुलिस लाइन ले गई और जैसा हमेशा होता था स्टेयर्स में बैठा जाता था, सीढ़ियों में, और वहीं कार्रवाई होती थी। हमें पता नहीं था कि वहां पत्रकारों का कोई कार्यक्रम चल रहा है और शायद पत्रकारों को भी पता नहीं था कि पुलिस हमको वहां गिरफ्तार करके लेके आई है। पत्रकारों को शायद ये लगा कि हम उनका विरोध करने वहां आए हैं और उसी गहमागहमी में ये पूरी गलतफहमी के कारण ये घटना घटी है, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार से चौथे स्तंभ पर हमला किया गया, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, मैं ये कह सकता हूं कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कांग्रेस के लोगों को केदारनाथ हार के बाद हर व्यक्ति अपना विरोधी लगने लगा है। अब तो लोकतंत्र के स्तंभों को भी वो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मैं नैतिकता के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से त्यागपत्र की मांग करता हूं। पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह शुक्रवार को मंत्री धन सिंह रावत के घर के बाहर धरना देंगे। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि 3 महीने से मंत्री धन सिंह मिलने का वक्त नहीं दे रहे। मंत्री और उनका स्टाफ बहानेबाजी कर रहा है। प्रीतम सिंह ने कहा शिक्षा स्वास्थ्य का हाल चौपट है और मंत्री विधायक को भी मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं वो। प्रीतम सिंह ने कहा कि पहले घर के बाहर धरना दूंगा, फिर मंत्री का घेराव करूंगा और तब भी बात नहीं सुनी तो सदन में ये मुद्दा उठाऊंगा।
तो आज पहले मैंने कल शाम फोन किया तो कल शाम उन्होंने कहा कि सब अभी आधे घंटे में बता रहे हैं। उसके बाद फोन किया, मैं सुबह फोन किया तो कहने साहब मसूरी चले गए। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि कल मैं सांकेतिक रूप से मंत्री के आवास पर धरने पर बैठूंगा और मंत्री की कार्य प्रणाली तब भी नहीं सुधरी तो मैं इनका घेराव करूंगा और घेराव करने के बाद तब भी ये नहीं सुधरे तो जो सत्र आएगा, सत्र में मैं जो है इनके जो विभागों की कार्य प्रणाली है, मंत्री की जो कार्य प्रणाली है, उसके विरोध में जो है सदन के अंदर अपनी बात रखूंगा। बीजेपी कांग्रेस में सेंधमारी का दावा कर रही है। अगर दावा पुख्ता है तो कांग्रेस क्या करेगी? पिछले 2 साल में कांग्रेस के कई उम्मीदवार रहे नेता हाथ से खिसक रहे हैं। ऐसे में अगले 2 साल में कांग्रेस संभलेगी कैसे? देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कांग्रेस में बड़ी टूट का दावा कर चुके हैं। ऐसा हुआ तो सबसे बड़ी चिंता की बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के लिए होगी, क्योंकि एक के बाद एक नेताओं का खिसकना कांग्रेस को कहीं 2027 में भारी न पड़ जाए। भागने का यही सिलसिला चलता रहा तो कांग्रेस 2027 तक संभलेगी कैसे? 2022 में चुनाव हार चुके कांग्रेस के कई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव तक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिनमें पुरोला से मालचंद, गंगोत्री से विजय पाल सजवान, धर्मपुर से दिनेश अग्रवाल, यमकेश्वर से शैलेंद्र रावत, लैंसडाउन से अनुकृति गुसाई, गढ़वाल सीट से लोकसभा उम्मीदवार मनीष खंडूरी तो बद्रीनाथ से विधायक रहे राजेंद्र भंडारी बीजेपी में चले गए। ऐसे अगर उम्मीदवार खिसके तो वहीं कांग्रेस की जमीन न खिसक जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा अब सब कुछ ठीक बता रहे हैं। वहीं विधायक हरीश धामी के मुताबिक अब कोई विधायक ये सब नहीं करेगा। आने वाला समय निश्चित ही कांग्रेस का होगा और कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि ये जो बार बार झूठ की हाडी जो है वो चूल्हे में नहीं चढ़ती है और बीजेपी लगातार जिस नैरेटिव से खेल रही है यह आने वाले समय के लिए बहुत खराब है, क्योंकि आदमी की संवेदनशीलता को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी करे जो राष्ट्रीय हित में नहीं है। जहां तक मेरा मानना है, जो जिस सिंपल से लड़के आए हैं तो कोई कांग्रेस को छोड़ के जाना नहीं चाहेगा, और अगर कोई जाता है तो उसका अपना विवेक है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जिस पार्टी ने आप पे विश्वास किया है और जिस विश्वास के तहत जनता ने आपको चुना है तो आपको उस पर कायम रहना चाहिए। कांग्रेस नेता भविष्य में किसी भी टूट को सिरे से नकार रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कब कांग्रेस के हाथ से कौन खिसक जाए इसका अंदाजा कांग्रेस को भी नहीं आएगा। जिस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, ये जीता जागता उदाहरण है और इसलिए इससे सबक लें और इसलिए ऐसा ना बोलें कि कांग्रेस का प्रत्याशी या कांग्रेस का विधायक कहीं इधर उधर जाने वाला नहीं है। ये जब भगदड़ मचेगी तो पता भी नहीं लगेगा माननीय अध्यक्ष जी को, कांग्रेस के अध्यक्ष जी को, कि कब गए, और ये इसका सब उत्तराखंड की जनता जानते है, उत्तराखंड के लोग इसको बरीबादी जानते हैं। कांग्रेस में कौन खिसकेगा और कौन रहेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि जिन सीटों से उम्मीदवार ही खिसक गए वहां 2027 में चेहरा कौन होगा और अब उम्मीदवार रहे नेताओं और विधायकों को कैसे साध कर रखा जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड के 3 उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ चाइना बॉर्डर लगे हैं, जहां 350 किलोमीटर में आर्मी और आईटीबीपी के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र होने के कारण यहां अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो सकी थी, लेकिन अब बॉर्डर की 43 पोस्ट पर अब बिजली पहुंचेगी। यूपीसीएल अब 232 करोड़ की लागत से बॉर्डर पर बिजली पहुंचाएगा, जिसके लिए अलग अलग इलाकों में 4 सब स्टेशन के साथ करीब 700 किलोमीटर की बिजली लाइन बिछाई जाएगी। साथ ही 50 से ज्यादा छोटे बड़े ट्रांसफार्मर भी इन लाइनों में लगेंगे, जिस पर जल्द काम शुरू होगा और आने वाले 2 से 3 सालों में चाइना के सभी बॉर्डर पर बिजली चमकेगी। पिथौरागढ़ में ये 17 पोस्टें हैं, उत्तरकाशी में करीब 10 पोस्टें हैं और चमोली में 16 पोस्टें। टोटल 43 पोस्ट पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। उसका टेंडर भी हमारा लगभग फाइनल स्टेज में पहुंचा हुआ है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 232 करोड़ रुपए की है। ये हमारा फाइनल स्टेज में है। यथाशीघ्र इस पर जल्दी ही काम हम कराने जा रहे हैं।
उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच हुए करार का फायदा पहाड़ के लोगों को मिलने लगा है। आलम यह है कि ग्रामीण के उत्पादों को अब सीधे बाजार मिल रहा है। यही नहीं, आईटीबीपी और मीट मछली के साथ ही अब अन्य जरूरी चीजें भी डिमांड कर रही हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार की आस जग गई है। पहाड़ के ग्रामीण इलाकों में खेती और बागवानी तो होती ही है, साथ ही डेयरी उत्पाद भी यहाँ जमकर होते हैं। यही नहीं, बकरी और मछली पालन भी यहाँ के ग्रामीण करते आए, लेकिन अब तक ग्रामीणों के इन उत्पादों को बाजार नहीं मिल पाता था। बीते दिनों धामी सरकार और आईटीबीपी के बीच हुए करार के बाद ये कमी बहुत हद तक दूर हो गई है। आलम यह है कि अब पहाड़ के किसान और पशुपालक सीधे आईटीबीपी को अपने उत्पाद बेच रहे हैं। आईटीबीपी मीट और मछली के साथ ही अब अन्य उत्पादों की डिमांड कर रही है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में आईटीबीपी का एमओयू हुआ था, उसमें एमओएच और ये ट्रॉट फिश शामिल थी, तो उसकी सप्लाई हमें मिल रही है और बहुत अच्छी सप्लाई मिल रही है। हम संतुष्ट हैं और उसमें हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और हम ये चाहते हैं कि आगे इसमें और चीज़ें भी इंक्लूड की जाएं। मीट और मछली के बाद सब्जी, फल, दालें और डेयरी उत्पाद भी अब आईटीबीपी को बेचने का प्लान बन रहा है। इस करार से खासकर बॉर्डर के गांवों को खासी राहत मिली है। आलम यह है कि ग्रामीणों को घर पर ही मार्केट मिल रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। मीट और मछली के बाद अब प्रशासन भी अन्य उत्पादों को प्रमोट करने की योजना बना रहा है और आगे भी डिमांड आ रही है। अन्य जो उत्पाद हैं जैसे कि सीजनल सब्जियां हो गई, फल हो गए और साथ साथ अंडे हो गए, पनीर हो गया, इन चीज़ों के लिए भी डिमांड आ रही है। तो मेरा आग्रह भी है हमारे जितने भी हमारे किसान भाई हैं कि सब लोग इस जो हमारे एमओयू हुआ आईटीबीपी के साथ में उसका फ़ायदा उठाएं। उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच हुए करार से पशुपालकों को मार्केट तो मिल ही रहा है, साथ ही गाँवों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। साथ ही पलायन पर भी रोक और लगाम लग सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हल्द्वानी में भीमताल के ओखल कांडा ब्लॉक के कई गांवों में लोगों ने प्रदर्शन किया है और पानी देने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को विपक्ष का भी साथ मिल रहा है। कांग्रेस ने पूरे मसले की जांच की मांग कर डाली। दरअसल केंद्र सरकार ने हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए हर घर जल मिशन लॉन्च किया, लेकिन ओखल कांडा में पेयजल लाइन तो है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। वहाँ जितने तोकों में ये लाइनें बिछाई गई है सब सूखी पड़ी हुई हैं। बरसात में जो है वहाँ लाइन जोड़ दी गई, उसके देवगुरु से वो जो है उसमें जो है आपके गलपा हो गया, धमोरी हो गया, मौड़ा हो गया और बान्ना हो गया, ये सारे तोक जो है सूखे पड़े हुए हैं। वहाँ नौलों के सहारे पर लोग जो है 42 किलोमीटर की लाइन सूखी पड़ी हुई है। हमारा एजेंडा है जनता को हर घर नल जल में पानी पीने को मिले, और पानी नहीं मिलेगा तो इस लड़ाई को हम हाई कोर्ट से लेकर भगवान गुलजू के दरबार से लेकर देहरादून तक लड़ेंगे और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजकर दम लेंगे।